हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्रीडा। फ्रेंड्स, आज का जो सैलरी चैप्टर है ये थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, तो आप कोशिश करो कि आप स्क्रीनशॉट ले लेना और अमेंडमेंट्स वगैरह तो मैं बता दूंगी, तो आप उन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से लिख लेना। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं सैलरी चैप्टर बता रही हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बड़ा हो सकता है ये चैप्टर। देखो, सबसे पहले है कि हेड्स ऑफ इनकम और इसकी जो चार्जेबिलिटी सेक्शंस होते हैं वो मैंने एक समराइज वे में लिख दिया है, या आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसे अगर सैलरी है तो उसका चैप्टर 4A है और सेक्शन 15 से लेके 17 तक है, और इसका सैलरी का जो मेन चार्जिंग सेक्शन है जो एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है वो है 15। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी का मैं सिर्फ चार्जिंग सेक्शन आपको ध्यान दिला दे रही हूँ, ये बीच वाले सेक्शंस वगैरह आप देख लेना। हाउस प्रॉपर्टी का 22 है, कैपिटल गेन का 28 है, पीजीपीपी का 45 to 46 है, एंड अदर सोर्सेज का 56 है। अब देखो, सैलरी में आप मेनली हमें क्या क्या आना चाहिए, ये क्वेश्चंस कभी कभी बन जाते हैं कि सैलरी में आप कुछ ये 4-5 पॉइंट होंगे और कुछ हाउस प्रॉपर्टी का ऐड कर देंगे ये लोग, तो आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए। तो सैलरी तो आपको पता ही दिया, चार्जिंग सेक्शन 17 है, और इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं, वेजेस पढ़ते हैं, एन्युटी और पेंशन के बारे में पढ़ते हैं, ग्रेजुइटी, ये जितनी चीज़ें आप देख रहे हो ये सब कौन किसको देता है, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को देता है, एम्प्लॉयर मतलब एम्प्लॉय को देता है सारी चीज़ें, है ना। तो यही सारी चीज़ें इसमें आती हैं। अब इसका कंप्यूटेशन कैसे होता है सैलरी का, तो जो भी आपकी सैलरीज हैं, अलाउंसेस हैं, प्रॉफिट एंड ले ऑफ सैलरी, परक्यूजिट्स वगैरह जो भी मिलता है आपको, वो सारे ऐड होकर ग्रॉस सैलरी बन जाते हैं, और इसमें कुछ डिडक्शंस मिलते हैं। याद रखना है क्या, सैलरी के अंदर जो डिडक्शंस अवेलेबल हैं वो 16 के अंदर है, और 16(1) में आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन आता है जो कि अमेंडमेंट आया हुआ है इसमें। देखो, ये जो है ना 50,000 का, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन है, ये सबको मिलता है। फिर है एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, ये सिर्फ जो एंटरटेनमेंट अलाउंसेस है ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलता है। आगे मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी क्या इसके प्रोविजंस हैं। और ये फिर उसके बाद है प्रोफेशनल टैक्सेस। हाँ, तो बस इतना याद रखना है कि सैलरी, ग्रॉस सैलरी के बाद डिडक्शन मिलता है, डिडक्शन के बाद आप टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट करते हो, और सैलरी का डिडक्शन सेक्शन कौन सा है, 16 है, जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो रिसेंट के अमेंडमेंट्स के अंदर आ रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन बताया, इसमें तो सिंपली कुछ नहीं है, फ्लैट आपका 50,000 तक का जो भी डिडक्शन है वो मिल जाएगा। सेकेंडली आपका एंटरटेनमेंट अलाउंसेस है जो कि सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलता है। कभी कभी क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है कि एंटरटेनमेंट अलाउंसेस का क्या है, तो आपको इतना पता होना चाहिए क्या, इनमें से जो लोअर है वो एग्जाम्प्ट होता है। जो भी एक्चुअल अमाउंट आपको रिसीव्ड हुआ है 1/5 ऑफ द सैलरी और 5,000, विच एवर इज़ लोअर। ठीक है, इनका मैं सेपरेट आपको एक एक वो एग्जाम्पल करा दूंगी प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर लास्टली आपका प्रोफेशनल टैक्सेस है। फिर हम कुछ स्पेशल एग्जाम्पशंस की तरफ आते हैं। ये जितनी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, आप ऐसा करो कि इन्हें पेन कॉपी से लिख भी सकते हो, छोटा पॉइंट्स वगैरह ऐसा कुछ बना के, प्लस आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, चाहो तो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ डिस्कस कर लो, गूगल पे भी सर्च कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम आते हैं लीव इनकैशमेंट पे। तो लीव इनकैशमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट है, पहले तो आपको सैलरी पता होना मतलब सबसे पहले आपको सेक्शन पता होना चाहिए कि कौन कौन सा सेक्शन किस पे है। ठीक है, तो आपका जो लीव इनकैशमेंट का है 10AA के अंदर आता है। तो कभी कभी मैच द फॉलोइंग करके सारे सेक्शंस का वो पूछ देते हैं कि क्या कौन सा सेक्शन किसके अंदर आता है, तो ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। लीव इनकैशमेंट का ये, और एग्ज़ाम में ये भी एक बार क्वेश्चन बना है कि इसमें आपका जो मिनिमम एग्जाम्पशन है वो कितने लिमिट का है, तो आप ध्यान रखना कि 3 लाख का है। ठीक है फ्रेंड, और ये इसके कुछ प्रोविज़न है, इनमें से लोअर ऑफ द अबव जो भी होता है, ये 4 पॉइंट हैं, चारों पॉइंट को आप ध्यान से देख लेना। जैसे क्या है कि पहले तो आपका 3 लाख रुपए है, फिर है कि जो भी आपको एक्चुअली जो इनकैशमेंट मिला है, फिर 10 मंथ ऑफ
सैलरी उसका एवरेज करते हैं। फिर लीव ड्यू जो कि एवरेज सैलरी पर मंथ है, 30 डेज इसमें काउंट होता है। फिर अदर जो आते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट आपका बनता है वो आता है ये ग्रेजुइटी का सेक्शन। ठीक है, इसका ध्यान रखना। वो क्या था, 10 था, और ये क्या है, सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 है ग्रेजुइटी का। ठीक है, तो ये काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है और इसमें कुछ अमेंडमेंट्स भी हुए हैं। देखो ये जो है ना, पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो ग्रेजुइटी है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, ध्यान रखना ये बहुत बार एग्जाम में आया है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय का क्या होता है, फुल्ली एग्जाम्प्ट होता है आपका। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय फिर इसको किया जाता है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में क्या है कि जो कि कवर्ड होते हैं ग्रेजुइटी एक्ट के अंदर 1972। ठीक है, फिर तीसरा इसका है कि वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो कि ग्रेजुइटी सेक्शन के अंदर कवर्ड नहीं होते हैं ग्रेजुइटी एक्ट के अंदर। ठीक है, तो उनका क्या प्रोविज़न है। तो कभी कोई डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो ग्रेजुइटी दिया जाता है वो फुल्ली एग्जाम्प्ट है, और ट्रू है या फॉल्स है। तो आप ध्यान रखना कि हाँ सही बात है। ठीक है, हमें अब क्या ध्यान रखना है, मेनली अब हमें ध्यान रखना है कि नॉन गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय होते हैं जो ग्रेजुइटी एक्ट के अंदर कवर्ड होते हैं उनका क्या है, मतलब क्या एग्जाम्पशन उन्हें मिलता है। ठीक है, तो इसमें जो आपका आया हुआ है अमेंडमेंट उसके हिसाब से मैं बता दे रही हूँ। ये जो है ना 20 लाख रुपए, ये अमेंडमेंट हुआ है रिसेंट में। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है लोअर ऑफ द अबव में 20 लाख जो है ये मिनिमम एग्जाम्पशन है इसके सेक्शन के अंदर। प्लस आपको ये 3 कंडीशन याद रहना चाहिए कि 20 लाख है जो ग्रेजुइटी आपको रिसीव्ड हुई है वो, और 15/26, 15 क्या है, 15 डिवाइडेड बाई 26 जो होते हैं डेज होते हैं मंथ के। ठीक है, तो इसमें आपको 26 डेज के अराउंड आपका कैलकुलेट होता है। लास्ट ऑन सैलरी इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ सैलरी। ठीक है, अगर 6 महीने, इसका सीधा ये मतलब है कि अगर आपका 6 मंथ से ज़्यादा अगर है तो उसको एक कंप्लीट ईयर मान लिया जाता है इसके अंदर। और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो कि कवर्ड नहीं होते हैं ग्रेजुएटी एक्ट में, उनका प्रोविज़न आप ध्यान रख लो। मिनिमम इसमें भी वही है, 20 लाख का एग्जम्पशन है जो भी ग्रेजुएटी रिसीव्ड है, और तीसरा है कि हाफ मंथ का एवरेज सैलरी, लास्ट 10 मंथ का जो भी आपका एवरेज सैलरी होता है वो, एंड कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। फिर आते हैं हम पेंशन की तरफ। तो पेंशन का क्या क्या सेक्शन है आपका, सेक्शन 10 सब सेक्शन 10A। तो इसमें भी बस वैसे ही ध्यान रखना है। पहला क्या है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय का आपका फुल्ली एग्जाम्प्ट है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का फुल्ली एग्जाम्प्ट है। दूसरा क्या याद रखना है कि आपके कौन से ग्रेजुएटी जो भी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वो ग्रेजुएटी एक्ट, उन्हें ग्रेजुएटी मिलता है या नहीं मिलता है। अगर उन्हें मिलता है ग्रेजुएटी तो 1/3 ऑफ द कंप्यूटेड पेंशन जो उनका एग्जाम्प्ट हो जाएगा, और अगर ग्रेजुएटी नहीं मिलती है तो हाफ ऑफ द कंप्यूटेड इनकम एग्जाम्प्ट है। लेकिन ये ध्यान रखना है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात है कि अनकम्प्यूटेड इनकम जो होती है एम्प्लॉयज़ की, चाहे वो कोई भी हो, गवर्नमेंट है नॉन गवर्नमेंट है कुछ भी है, अगर अनकम्प्यूटेड इनकम की बात की जा रही है तो वो फुल्ली टैक्सेबल है। नेक्स्ट अब हमारा देखो एचआरए का सेक्शन आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इसको पूछ ही लिया जाता है एग्जाम में। सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट आपका सेक्शन है, ये किसके अंदर आता है, तो सेक्शन 10 13A। आपको मैंने पहली वीडियोस में भी बताया था कि जो भी सेक्शन 10 के अंदर जो आते हैं वो सारे ऐसे एग्जाम्पशन है इसके अंदर। इसमें कुछ एग्जाम्पशंस मिलती है जैसे कि या तो थोड़ी टैक्सेबल होती है या एग्जाम्प्ट होती है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो आप देख ही रहे हो कि हर जगह एग्जाम्प्ट ही है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में जो कंडीशन है वो आपको मैं बता दे रही हूँ। ठीक है, आगे अब हम एचआरए के बारे में जो पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या करना है, ये पता रखना है कि इसका भी 3 कंडीशन है। पहला क्या है, एक्चुअल एचआरए जो आपको मिला है। दूसरा क्या देखना है आपको, रेंट पेड -10% ऑफ सैलरी। इसमें सैलरी का मतलब आपको समझना है कि सैलरी का मतलब क्या है, बेसिक प्लस डीए प्लस जो भी आपका कमीशन बनता है, इन तीनों को ऐड करके सैलरी बन जाती है। प्लस तीसरा कंडीशन ये होता है कि 40% या 50% ऑफ द सैलरी। अगर कुछ क्वेश्चन में नहीं लिखा है तो हम 40% ऑफ सैलरी लिखते हैं,
अगर कुछ क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि हाँ वो जो रेसिडेंस है वो दिल्ली का रहने वाला है, जो एसएससी है, या मुंबई का रहने वाला है, तो 50% लगाना होता है इसके ऊपर। फिर जो आपका इन तीनों में निकल के आता है लोअर ऑफ द अबव, वो एग्जम्प्ट होता है। फिर आपका मैंने इसी में एक सेक्शन और बना दिया है वीआरएस का। वीआरएस का आपका सेक्शन 10(10)(c) है, और इसमें क्या है, मैं ये भी क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया हुआ है कि मैक्सिमम एग्जम्पशन इसमें कितना मिलता है, तो 5 लाख का एग्जम्पशन मिलता है। और दूसरा है आपका रिट्रेचमेंट कंपनसेशन का सेक्शन 10(10)(b). इसमें भी वही है कि जो भी इनमें से लोअर है वो एग्जाम्प्ट है। मैक्सिमम एग्जाम्पशन आपको कितना मिलता है, 5 लाख। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 5 लाख किस किस में मिलता है। तो मैं एक बार आपको सम अप करा देती हूँ कि रिट्रेचमेंट कंपेंसेशन में भी आपको मैक्सिमम 5 लाख का एग्जाम्पशन मिलता है, वीआरएस के अंदर भी आपको 5 लाख का एग्जाम्पशन मिलता है, ठीक है। और इससे पहले जो हमने पढ़ा था लीव एनकैशमेंट, उसमें 3 लाख का मिलता है, और ग्रेजुएटी का आपको 20 लाख का याद रखना है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है फ्रेंड, ये आपको मिनिमम याद रखने चाहिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रही हूँ, इतना सा आपको याद दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। पढ़ने के बाद आप दिमाग में जरूर एक बार सोच लेना पीछे जाके कि हमने क्या क्या पढ़ा और कितना कितना मैक्सिमम एग्जाम्पशन लिमिट प्रोवाइडेड है। अब हम ये सारे जो स्पेशल एग्जाम्पशन थे वो मैंने बता दिया आपको। अब अलाउंसेस की तरफ चलती हूँ। अलाउंसेस देखो 4 तरीके के होते हैं। एक तो होता है फुल्ली टैक्सेबल, एक होता है एग्जाम्प्ट अप टू स्पेसिफिक लिमिट, कुछ लिमिट है उतने तक ही आपको एग्जाम्पशन मिलेगी, उसके ज़्यादा आप खर्चा करोगे तो फिर वो आपको पे करना पड़ेगा। पर गवर्नमेंट ने कुछ एग्जाम्पशन लिमिट दी हुई है, इसके अंदर आप खर्च करते हो तो इतना एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तीसरा क्या है, जो कि बहुत ही मतलब कैजुअल बात है कि जो भी आपने एक्चुअल एक्सपेंडिचर किया है उतना हम आपको एग्जाम्पशन दे देंगे, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट क्या आता है, एग्जाम्प्ट ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर। फोर्थ क्या है, फुल्ली एग्जाम्प्ट। फुल्ली एग्जाम्प्ट बहुत कम चीज़ें हैं, वो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड ही हैं, तो उनमें से वो 4-5 चीज़ें हैं जो फुल्ली एग्जाम्प्ट होती हैं, ठीक है। तो आपको बस मैं जब आपको ये बताऊंगी कि क्या फुल्ली टैक्सेबल है, कौन सा स्पेसिफिक लिमिट के अंदर आता है, किस पे एक्चुअल एक्सपेंडिचर पे एग्जाम्पशन मिलती है, कौन से फुल्ली एग्जाम्प्ट है, बस ये एक आपको बस ध्यान रखना है। इसमें बहुत डिटेल स्टडी की जरूरत है नहीं। जैसे आपको मैंने बताया फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस, तो इसमें क्या डीआरएस अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंसेस, फिक्स मेडिकल अलाउंसेस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस एंड एंट्रीम अलाउंसेस, और ये और भी कुछ दिए हुए हैं, आप ये ध्यान से एक बार देख लेना। तो आपको ध्यान, एग्जाम में ये कभी कभी क्वेश्चन दे देते हैं कि फुल्ली टैक्सेबल एग्जाम्पशन होते हैं प्लस स्पेसिफिक लिमिट वाले या एक्चुअल वाले, इन तीनों को मिक्स कर देते हैं और बोलते हैं कि ये सारे क्या फुल्ली टैक्सेबल हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि फुल्ली टैक्सेबल में कौन से आ रहे हैं। अब अलाउंसेस टैक्सेबल अप टू स्पेसिफिक लिमिट, तो ये आपको जो भी इसमें जो छोटे मोटे अमेंडमेंट्स आए हैं उसके हिसाब से मैं बता देती हूँ। ये आप एक बार अपने से भी गो थ्रू कर लेना, पर जो इम्पोर्टेंट है मैं उसके हिसाब से बता दे रही हूँ। जैसे कि जो मैंने इम्पॉर्टेंट लिखा हुआ है कि एनी अलाउंसेस ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय वर्किंग इन एनी ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू मीट हिज पर्सनल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग हिज ड्यूटी परफॉर्मेंस इन द कोर्स ऑफ रनिंग सच ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो आप ये ध्यान रखना कि देखो इसमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात की गई है, हाँ, तो इसमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात की गई है, ठीक है। तो ये याद रखना। तो इसमें कितना आपको स्पेसिफिक लिमिट दिया गया है, 70% ऑफ द, ये एक बार एग्जाम में बहुत पहले आया हुआ है, तो इसीलिए मैंने इसको इम्पोर्टेंट के क्राइटेरिया में रख रखा है कि कभी फिर एग्जाम में रिपीट हो जाए तो आप ध्यान रखना। 70% ऑफ सच अलाउंसेस अप टू द मैक्सिमम ऑफ ₹10,000 पर मंथ, ये आपका इसका प्रोविज़न है। तो एक बार याद रखना, एग्जाम्पशन इज नॉट अलाउएबल इफ एम्प्लॉय इज इन रिसिप्ट ऑफ डेली अलाउंसेस। लेकिन अगर उसे डेली अलाउंसेस के लिए मिल रहा है, रोज रोज कि आप जा रहे हो, आपको हम थोड़े से पैसे दे रहे हैं, आज 500 रुपये दे रहे हैं, आज 300 रुपये दे रहे हैं, तो उस डेली अलाउंसेस वाले को ये एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा,
ठीक है। मंथ में एक ही बार ये एग्जाम्पशन मिलता है, वो भी कितना 70% ऑफ सच अलाउंसेस अप टू द मैक्सिमम ऑफ 10,000। या तो 10,000 मिलेगा, या तो जो भी आपका जो टोटल आपने जो अलाउंसेस लिख के दिया कि हाँ रोज पर डे आप मेंटेन करते हो ना, कि आप अपने काम से कहीं बाहर जा रहे हो तो 5 रुपये खर्च हुए, आज 20 रुपये खर्च हुए, आज 50 रुपये खर्च हुए, तो आप वो जो मेंटेन करते हो तो वो देखा जाता है कि उनमें से आपका 10,000 तक आ रहा है या 10,000 से ऊपर जा रहा है, तो वो नहीं कंसिडर किया जाएगा। बस 70% ऑफ अलाउंसेस प्लस या तो 10,000, उनमें से कुछ जो भी है वो लगेगा। मैक्सिमम 10,000 है, ये ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड, इसके बारे में मैंने थोड़ा डिटेल आपको बता दिया, और सारे प्रोविज़न आप थोड़ा ध्यान से देख लेना। फिर हम जैसे आते हैं चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस के तरफ। तो इस पर क्या है कि आपको, अगर आप चिल्ड्रन को एजुकेशन दे रहे हो तो आप उसके लिए आपको 100 रुपये पर चाइल्ड आपको आपको लिमिट दिए हैं कि उतना आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। हॉस्टल में अगर अपने बच्चे को रखा हुआ है तो 300 पर मंथ है। ठीक है, पर चाइल्ड 300 रुपये एग्जाम्प्ट होगा। और वो भी क्या है, आप 2 ही बच्चे पे मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आप 5-6 बच्चे हैं, नहीं, 2 बच्चों पे मिलेगा। तो यही सब तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम में आपको ध्यान रखना है। अगर चाइल्ड एजुकेशन के लिए बोला है तो 100 रुपये हैं, हॉस्टल के लिए बोला है तो 300 है, और बच्चे कितने होने चाहिए, 2 बच्चों पे। फिर है कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंसेस, इसमें है 2600 रुपये पर मंथ इन स्पेसिफाइड एरिया। फिर जो देखो आपको ये एक ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस है, ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस में भाई ये अमेंडमेंट आया है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि पहले जो था कि ये हर किसी को के लिए मिलता था, 1600 था, तो पहले का तो अब छोड़ ही दो, अब ध्यान नहीं रखना है हमें। अब ये ध्यान रखना है कि जो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस हमें मिलता है वो सिर्फ कैसे एम्प्लॉय को, जो हैंडीकैप्ड है, जो डम है या डीफ हैं, वो ऐसे एम्प्लॉय हैं अगर काम कर रहे हैं तो उन्हें आपको हम बोल रहे हैं कि 3200 पर मंथ एग्जाम्पशन आपको स्पेसिफिकली इतना आपको हम एग्जाम्प्ट कर देंगे। ठीक है, और अंडरग्राउंड अलाउंसेस 800, ये ध्यान रखना पर मंथ। ये सारे देखो फ्रेंड पर मंथ है, तो ये भी हो सकता है कि आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर दे, तो आप ये ध्यान रखना कि पर मंथ है ये सब। आगे बढ़ते हैं, तो हमने 2 तो कवर कर दिया अलाउंसेस। एक अलाउंसेस जो फुल्ली आपका जो एक टैक्सेबल है, और दूसरा जो एक स्पेसिफिक लिमिट तक है, और तीसरा जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर पे आपको एग्जम्पशंस मिलते हैं, वो आप ध्यान रखना। एक्चुअल में क्या क्या है, ट्रैवलिंग अलाउंसेस, डेली अलाउंसेस, हेल्पर अलाउंसेस, यूनिफॉर्म अलाउंसेस, साइंटिफिक रिसर्च अलाउंसेस। ये जो अलाउंसेस है आपके, इस पे क्या एक्चुअल आपका जितना खर्चा हुआ उतना आपको एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। जैसे अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, प्राइवेट कंपनी में या गवर्नमेंट कंपनी में, जो आपको ड्रेस जो मिलता है, मैं एक पॉइंट आपको बस डिस्कस कर दे रही हूँ इसके अंदर। जैसे यूनिफॉर्म के लिए वो क्या करते हैं कि एक दे देते हैं कि आपको भाई साल भर में कितना यूनिफॉर्म आपको सिलवाना है। मान लो 3 यूनिफॉर्म आप सिलवा सकते हो साल भर में, तो वो जो 3 यूनिफॉर्म आप सिलवाओगे आपको, क्योंकि रोज़ वही पहनना है, रोज़ गंदा होगा, रोज़ उसी को धुल के पहनना है, तो मानो ये 3 आपने ले लिया, एक साल में आपका 3 का ही है, तो ये जो 3 कपड़े जो आप साल भर पहनोगे, तो जो आपका खर्च आएगा उस पर तो आपको पूरा आप लिख के भिजवा दो कि हाँ भाई मेरा ये खर्च बैठ रहा है इस कपड़े को सिलवाने का, तो जो भी खर्च बैठेगा तो वो आपका क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। तो इसीलिए यहाँ पे और एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो आप खुद से करोगे उतना हम आपको एग्जेम्प्ट कर देंगे। अब ये नहीं है आप कुछ बढ़ा चढ़ा के, उन्हें भी पता होता है कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर 3 यूनिफॉर्म सिलवाने का कितना लगता है। ठीक है फ्रेंड, तो आपको ध्यान रखना है कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर पे कौन कौन से हैं, तो ट्रैवलिंग, डेली, हेल्पर, यूनिफॉर्म और साइंटिफिक रिसर्च अलाउंसेस पे। और एक अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है फुल्ली एग्जाम्प्ट। तो फुल्ली एग्जाम्प्ट के अंदर क्या है, देखो ये बहुत हाई प्रोफाइल वाले लोगों के लिए है फुल्ली एग्जाम्प्ट। जैसे कि आप अगर जज हो हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, एम्प्लॉय ऑफ द यूनियन नेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको क्या है, जो भी अलाउंसेस हम देते हैं वो सारे फुल्ली एग्जाम्प्ट होंगे। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, परक्यूजिट्स के पास आ जाते हैं।
तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि सैलरी में ये सारी चीज़ें होती हैं, अलाउंसेस होते हैं और फिर परक्यूजिट्स वगैरह आते हैं। तो परक्यूजिट में जो सबसे मेन चीज़ है वो मैंने सबसे ऊपर लिख रखा है RFA। RFA क्या है कि एन एम्प्लॉय मे बी प्रोवाइडेड विथ सेवरल परक्यूजिट बाय एन एम्प्लॉयर। द परक्यूजिट्स आर any benefits provided by employer to employee. Some of the major perquisites offered by companies to its employee and their taxability are as under। ठीक है, तो उनका टैक्सेबिलिटी ऐसे जो है सबसे इम्पॉर्टेंट जो एग्जाम में आ रखा है RFA का। RFA में क्या है कि रेंट फ्री एकोमोडेशन है, इसका फुल फॉर्म ये तो ध्यान रखना है। और इसमें दो वो कैटेगरी है। पहले तो है कि अगर आप अनफर्निश्ड एकोमोडेशन आपने ले रखा है, उसमें कुछ भी आपको नहीं है, ना मतलब AC है ना कूलर है, कुछ भी नहीं है, आपको बस घर है सिर्फ मिला हुआ, तो उसमें क्या है कि आपको कैसे एग्जम्पशन मिलेगा। पहला तो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरफ चलते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय में वैल्यू ऑफ परक्विजिट चार्जेबल टू द टैक्स लाइसेंस फीस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। तो इसमें क्या है, कौन सा आप कितना आपको टैक्स देना पड़ेगा, बस वही जो आपको लाइसेंस फ़ी जो है बस उतना ही आपका टैक्सेबल है, और अदरवाइज आपको कुछ भी टैक्सेबल नहीं है। लेकिन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में क्या है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में आपको याद रखना है दो कैटेगरी है। पहला तो ये ध्यान रखना है कि वेयर एकोमोडेशन इज़ नॉट ओन बाय द एम्प्लॉयर। क्या एम्प्लॉयर का ही तो नहीं घर है, अगर एम्प्लॉयर ने अपने मतलब किसी एम्प्लॉय को दे रखा है तो अपने घर से अगर वो सुविधा दे रहा है तो उसका क्या रेंट पेड और 15% ऑफ द सैलरी विच एवर इज लोअर उतना एग्जाम्प्ट हो जाएगा। दूसरा देखना है वेयर एकोमोडेशन इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। पे आ गया। देखो फिर आपको मैं RFA बता रही थी, एक बार फिर से बताती हूँ कि RFA के अंदर है क्या। पहले आपको ये याद रखना है कि रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन होता है और दूसरा होता है आपका रेंट फ्री फर्निश्ड एकोमोडेशन। तो रेंट फ्री फर्निश्ड एकोमोडेशन के अंदर क्या है आपका, ये पहले आप ध्यान से देख लो कि रेंट फ्री फर्निश्ड एकोमोडेशन क्या है। वैल्यू ऑफ फर्निशिंग टू बी कैलकुलेटेड एज अंडर, मतलब अगर आपको कुछ साथ में कुछ दिया हुआ है, फर्निश्ड घर है, आप समझ रहे हो ना बात को, तो उसमें आपका क्या कैलकुलेशन होगा। फर्निशिंग आर टेकन ऑन रेंट, तो जो भी रेंट पेड है, और अगर रेंट पे ले रखा है तो रेंट पेड जो है उतना आपको एग्जम्पशन मिलेगा। और फर्निशिंग ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर देन 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, बस ये कैलकुलेट करना है आपको, 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, ये ध्यान रखना है। या तो अगर रेंट पे है सिर्फ तो रेंट पेड सिर्फ जाएगा आपका, उतना आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। फिर रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन में क्या है, फर्निश्ड तो आपको बस थोड़ा सा ही याद रखना है, क्या एक रेंट वाले में जो रेंट एक्चुअल पे किया है, दूसरा आपका अगर एम्प्लॉयर ने आपको दे रखा है तो क्या होगा 10% ऑफ जो भी है वो कर लेना। सेकेंडली आपका है रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन, इसमें गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दो तरफ देखा गया है। पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय का क्या है, आपका लाइसेंस फ़ी बस वो उतना ही, आप जितना लाइसेंस फ़ी है फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट उतना आपको एग्जम्प्ट होगा। दूसरा क्या है आपका नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, वेयर एकोमोडेशन इज़ नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर देन रेंट पेड और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर। ये एक बार एग्जाम में आया है, ठीक है। मैं आपको इस पे सब पे एक प्रैक्टिकल जो एग्जाम में आया वो मैं आपको करवा दूंगी। दूसरा आप देखो क्या है, वेयर एकोमोडेशन इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। ठीक है, एक जगह दिया हुआ है कि नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, एक जगह दिया है ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। ठीक है, जब नहीं है एम्प्लॉयर का ओन तो आपको 15% ऑफ द सैलरी और रेंट पेड विच एवर इज लोअर है। अदरवाइज अगर एम्प्लॉयर ने ओन कर रखा है और आपको दे रखा है घर
जैसे रिलायंस वगैरह करते हैं या एनटीपीसी वगैरह करती है, वैसे आप ध्यान रखना, ठीक है। इसमें क्या है कि अगर एम्प्लॉयर ने ले रखा है घर तो ये देखा जाता है कि वो कौन सी सिटी में है, कैसी सिटी में है सिचुएटेड। अगर पॉपुलेशन उसकी 10 लाख से ज़्यादा है तो 7.5% ऑफ सैलरी, बस और कुछ नहीं लगेगा। देन अगर 10 लाख से लेके 25 लाख तक के अंदर है तो 10% ऑफ सैलरी, और अगर उससे ज़्यादा है 25 लाख से अबव की पॉपुलेशन वाली जगह में है तो 15% ऑफ सैलरी, बस इतना आपको RFA मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। जैसे आप ये ध्यान रखो कि अदर परचेजेस के अंदर क्या क्या आता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, हीटर, ये सारी चीज़ें, तो ये सब एक बार आप खुद से पढ़ लेना फ्रेंड्स। दूसरा आपका आता है स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन, ये सब आपको प्रोवाइड करती है कंपनी। अगर फ्री एजुकेशंस भी कभी कभी ऐसा है, इसके अंदर का टॉपिक आप एक बार ध्यान से देख लेना। टेलीफोन फैसिलिटी है, देखो ये एक बार एग्जाम में आया हुआ है फ्रेंड कि जो भी टेलीफोन फैसिलिटीज़ है वो क्या चार्जेबल होती है, तो ध्यान रखना है कि जो भी आपको टेलीफोन फैसिलिटीज़ है वो बिल्कुल एग्जेम्प्ट होती है, ठीक है। फिर है फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ पैसेंजर और या गुड्स। तो इसमें क्या है, वैल्यू ऑफ परक्यूजिट, अमाउंट चार्ज व्हेन सिमिलर सर्विस आर प्रोवाइडेड टू जनरल पब्लिक, फ्री टिकट टू रेलवे एंड एयरलाइन एम्प्लॉय आर एग्जेम्प्ट, ये ध्यान रखना है फ्रेंड, ठीक है। मेडिकल फैसिलिटी फ्रेंड ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये थोड़ा ध्यान रखना, कभी कभी आ जाता है। आपका क्या मेडिकल फैसिलिटी में है, जो केसेस मैं बता देती हूँ। इसमें आपका 1500 तो एग्जेम्प्ट है टैक्स से, ठीक है। लेकिन अगर आप इंडिया में हो तो आपको ये एग्जेम्पशंस मिलती है। अगर आप ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया करवा रहे हो, ठीक है, तो फिर आपको ध्यान देने वाली बात ये आ जाती है कि आपने जो ट्रीटमेंट है वहाँ पे मैं आपको एक बार पढ़ के बताती हूँ। ट्रीटमेंट एंड स्टे एक्सपेंडिचर एग्जेम्प्ट अप टू द लिमिट परमिटेड बाय द RBI। जो RBI ने परमिट किया है लिमिट, उतना आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। एंड ट्रैवलिंग, जो ट्रीटमेंट की बात हो रही है ये, तो जो RBI ने दिया है उतना आपको एग्जेम्प्ट मिल जाएगा। लेकिन जो ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर है, जो आप प्लेन से उतनी दूर जाओगे अमेरिका ट्रीटमेंट करवाने के लिए, तो उस केस में क्या है, ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर इज एग्जेम्प्ट वेयर द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ SAC इज अप टू 2 लाख, ठीक है फ्रेंड, ये ध्यान रखना है। तो क्या है, अगर आप इंडिया में ट्रीटमेंट करवा रहे हो अपना तो 1500 का एग्जेम्प्ट है आपको, 15,000। अगर आप बाहर ट्रीटमेंट कराने के लिए जा रहे हो तो RBI ने जो आपको दे रखा है एग्जाम्पशन, वहाँ तक आपको मिलेगा। ये 2 पॉइंट आप ध्यान पे रखना। तीसरा क्या, अगर आप मेडिकल फैसिलिटी के लिए अगर आप बाहर जा रहे हो तो जो भी आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर है, प्लेन से जा रहे हो, कहीं से जा रहे हो, तो ग्रॉस टोटल इनकम देखा जाएगा आपको का, और उसमें 2 लाख का आपका एग्जाम्पशन मिलेगा, ठीक है फ्रेंड। In case the gross total income being in excess of 2 lakh, the traveling expenditure is chargeable to tax, ठीक है। अदर फ्रिंग बेनिफिट्स में आते हैं, जैसे फ्री मील है, तो फ्री मील का ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि आपको अगर फ्री मील में जितना मिलता है तो ये जो ₹50 है पर मील, ये आपका एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर ब्रेकफास्ट, स्नैक्स, टी वगैरह प्रोवाइड कराता है आपको वर्क प्लेस पे तो वो एग्जेम्प्ट होता है फ्रॉम टैक्स। अब हम आते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, जैसे यूज़ ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी है। एक है यूज़ ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी और एक होता है सेल ऑफ
एक आता है सेल ऑफ मूवेबल एसेट्स, ठीक है। तो यूज में आपको क्या ध्यान रखना है, यूज़ में आपको क्या ध्यान रखना है कि आपका जो भी आप लैपटॉप और या कंप्यूटर आपको अगर दिया जाता है यूज़ करने के लिए तो वो आपका एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन अगर आप कुछ यूज़ करते हो कंपनी का जो भी मूवेबल एसेट्स है तो उस केस में आपका टैक्सेबल क्या होगा, @10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट और रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर इन रेस्पेक्ट ऑफ दैट एसएससी एज द केस में बी, ठीक है फ्रेंड। तो ये याद रखना है 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट और रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर। अब सेल की तरफ आ जाते हैं। सेल में क्या है, तो इसमें 3 कैटेगरी है, कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक, मोटर कार और एनी अदर एसेट्स। अगर आप कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक की बात करो तो इसमें देखो आपका क्या दिया हुआ है, डीवी के आधार पे आपका डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट होता है 50% पर एनम ऑन द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द एसेट फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ यूज़, ये ध्यान रखना है। मोटर कार में 20% और एनी अदर एसेट में 10%, ठीक है। तो अदर एसेट्स और यूज़ ऑफ द एसेट्स उन दोनों में एक जैसा है। अदर फ्रिंग बेनिफिट्स में आते हैं हम तो क्रेडिट कार्ड एक्सपेंसेस, क्लब एक्सपेंसेस, ये सारे फ्रेंड्स आप एक बारी ध्यान से देख लेना। फिर हम लीव ट्रैवल कंसेशन के साइड आते हैं, तो इसमें आप ये याद रखना कि आपको कितना आप लीव ट्रैवल कंसेशन ले सकते हो। 1 साल में आप 2 जर्नी का ले सकते हो, ठीक है। Exemption in respect of leave travel concession is provided in respect of 2 journey undertaken in a block of 4 calendar year। ये इम्पॉर्टेंट है, तो इस बात को आप ध्यान रखना, ये जो मैंने रेड कर रखा है। अदर चीज़ें आप थोड़ा पढ़ सकते हो, बस इसमें एक चीज़ मैं और बता देती हूँ, जो भी शॉर्टेस्ट रूट होता है उतना ही आपको एग्जाम्पशन मिलता है। अभी एक छोटा सा पॉइंट आता है कार फैसिलिटी का फ्रेंड्स, ये अभी तक तो एग्ज़ाम में 1-2 बार ही आया है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन अगर मैं अब सैलरी देख रही हूँ तो ये भी देख लेना चाहिए मुझे, है ना फ्रेंड्स। तो कार फैसिलिटी का है क्या, अगर कार इज़ ओन्ड बाय द एम्प्लॉय, पहला ये बनता है। दूसरा केस बनता है वेयर द कार इज़ ओन्ड और हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर, ठीक है फ्रेंड। अगर खुद की कार है और अगर हम सिर्फ ऑफिस यूज़ के लिए कार हम यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ ऑफिस का हम यूज़ कर रहे हैं और कुछ दूसरा यूज़ हो ही नहीं रहा है कार का, तो जितना आप एक्सपेंस आपका होता है कार में वो सारा एग्जेम्प्ट हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर हम जो कार है वो अपने से पर्सनल यूज़ के लिए रखे हुए हैं, ठीक है, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि एक्चुअल अमाउंट इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर, उसमें माइनस करना है अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय। तीसरा जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ये फॉर बोथ का मतलब समझ रहे हो फ्रेंड। अगर आपने क्या पर्सनल यूज़ भी कर रहे हो और प्राइवेट यूज़ भी कर रहे हो, ठीक है, मतलब ऑफिस के लिए भी यूज़ हो रहा है और आपके घर के लिए भी यूज़ हो रहा है, अगर बोथ यूज़ में आ रहा है कार देन, लेकिन कार का ये ध्यान रखना कार इज़ ओन्ड बाय द एम्प्लॉय, देन क्या होता है, वैल्यू ऑफ परक्यूजिट किस हिसाब से मिलता है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ एक्सपेंस इनकर्ड लेस 1800 पर मंथ, ठीक है फ्रेंड्स। ये 1800 याद रखना, 1800। लेकिन कब 1800, जब आपकी जो इंजन है वो 1.6 LCC की हो तो, ठीक है, बस इतना याद रखना है। एंड देन ये 2400 जब आपके इंजन उसकी ज़्यादा कैपेसिटी की हो, 1.6 से ज़्यादा कैपेसिटी की है तब। और ड्राइविंग के लिए तो आप दोनों में एक ही चीज़ रट लो कि 900 रुपये आपको मिलेंगे पर मंथ, हाँ, ड्राइविंग फैसिलिटी के लिए 900 रुपये, बस ये थोड़ा सा याद रखना है। 1800 और 2400 वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ कब, एक 1.6 अगर इंजन है तो 1800 और 1.6 से इंजन से ज़्यादा अगर कैपेसिटी है तो 2400, ठीक है फ्रेंड। उसी तरह आपका ये वाला भी है,
कि वेयर द कार इज ओन बाय एंड हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर ने ही एम्प्लॉयर का कार है और एम्प्लॉयर मतलब कार एम्प्लॉय का है लेकिन एम्प्लॉयर ने हायर कर रखा है, मान लो इस तरीके से कि आपके बॉस ने उस चीज़ को हायर कर रखा है, ठीक है। देन अगर बॉस आपका सिर्फ अपने ऑफिस यूज़ में उसको कार का यूज़ कर रहा है तो फिर वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर वो पर्सनल यूज़ का है तो फिर फ्रेंड आप देख लेना, एक बार पढ़ लेना ये वाला पॉइंट। हाँ, तीसरा, फॉर बोथ मेंटेन एंड बॉन्ड बाय द फॉर, अगर दोनों लोग मिल के एम्प्लॉयर प्लस एम्प्लॉय दोनों लोग मिल के वो चीज़ बॉन्ड कर रहे हैं खर्च कार का, तो देखा जाता है कि एम्प्लॉय का क्या है। एम्प्लॉय का है तो एम्प्लॉय को 600 पर मंथ अप टू 1.6 LCC, इंजन का ये है 1.6 LCC, ठीक है। और 900 रुपये अगर LCC बड़ी है तो। और ड्राइविंग का तो मैंने आपको बता दिया, ऑल राउंड हमें बस ये याद रखना है 900 रुपये। अगर एम्प्लॉयर अगर वो मेंटेन कर रहा है देन 1800 पर मंथ और 2400। एम्प्लॉयर का दोनों केस में सेम है, ठीक है फ्रेंड, लेकिन एम्प्लॉय का थोड़ा कम है। तो एम्प्लॉयर एज अ बॉस है तो बॉस का थोड़ा ज़्यादा अमाउंट आपको मिलेगा ही और एम्प्लॉय को थोड़ा कम मिलेगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। 600 और 1800, ठीक है, ये सब आप ध्यान रखना फ्रेंड्स। ये एक बार एग्जाम में आया तो इसलिए मैंने इसे अपने स्लाइड में ऐड कर दिया, अदरवाइज आप एक बस इसे बहुत याद करने की जरूरत नहीं है, एक दो बार गो थ्रू करना है बस, ठीक है फ्रेंड। थैंक यू। और आपको अगर कोई आपको दिक्कत हो, कोई परेशानी हो सैलरी से रिलेटेड तो आप बता देना फ्रेंड, और मैं इसके प्रैक्टिकल नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी हर एक टॉपिक से जो एग्ज़ाम में प्रैक्टिकल आए हुए हैं वो मैं आपको बता दूँ एटलीस्ट। सो थैंक यू फ्रेंड्स।